नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका व्यूज़ एट 10 में। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में खबरें तो होती हैं, लेकिन खबरों के तह तक जाने की कोशिश होती है हमारी। आइए आज की सुर्खियों पर एक निगाह डालते हैं और फिर शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम व्यूज़ एट 10। विवाद कोई भी हो, उनकी जड़ में, उनके कारण में, अगर मूल में देखा जाए तो एक ही बात होती है, जर जोरू और ज़मीन। ऐसा ही मामला आगरा में देखने को मिला। वाकया थाना जगदीशपुरा आगरा के थाना क्षेत्र का है। वहाँ पर अचानक लोगों की चीख पुकार मचने लगी और एक उत्पात का सा दृश्य हो गया। यूँ तो दावे भाजपा सरकार के हैं कि कायदा कानून से सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है, अपराधी कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन जब लोग सत्ताधारी दलों से ही जुड़े हों तो कोई क्या कह सकता है। आइए एक निगाह डालते हैं उत्पात पर। बना रहे हैं। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। देख रहा हूँ मैं, मेरे पे पड़े एक भी। अरे 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 अंकल, ये क्या बात हो रही है? ये क्या बात हो रही है? वीडियो बना। अरे अंकल, ये क्या बात हो रही है? अंकल शिव अंदर आ, शिव अंदर आ। फोन से फोन कर।
चारू अंदर आ, चारू अंदर आ, चारू अंदर आ, चारू अंदर आ, अंदर आ चारू। नमन के ऊपर इतना मोटा पत्थर फेंका है इसने, राजन ने। पीछे हटो, आओ पीछे आओ, करने दो। नमन हट, पीछे हटो बिल्कुल। नमन के पैर के ऊपर पत्थर फेंका इतनी जोर से। चारू चुप हो जा, चुप हो जा, अंदर चलो, करने दो बस। नन पैर दिखा, पैर दिखा। देखो कितनी जोर से खून निकल रहा है इसको। अंदर जा, पट्टी करा क्या, जा पट्टी करा क्या। आश्चर्य की बात यह है कि ये जगह जहाँ ये उत्पात हो रहा था, पत्थर चल रहे थे, पेड़ काटे जा रहे थे, दीवार गिराई जा रही थी, निशाना साधकर लोगों के चिल्लाने के बावजूद पत्थर फेंके जा रहे थे, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। आखिर चलिए, आम आदमी डरता है, विवाद में नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप एक रस्सा डालकर एक गोला बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से ठीक 750 मीटर दूरी पर थाना जगदीशपुरा है और ठीक 750 मीटर पर थाना लोहा मंडी है, लेकिन आज उस गरीब की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मैं मनोज अग्रवाल, गैरेज 10B केशव कुंज निवासी, आगरा। कल हमारे पड़ोसी राजन चौधरी, जो आरएसएस से राजनीतिक संबंध रखते हैं, कल इन्होंने गलत नीयत से हमारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की। गैलरी की एक दीवार तोड़कर अनैतिक रूप से गेट लगाने की कोशिश की। गैलरी में लगे हुए सारे पेड़ पौधे उखाड़कर बाहर फेंक दिए गए और पत्थरों से, अपने जो समर्थक लेके आए थे उनके पत्थरों से दोबारा खुद ने भी पत्थर उठा उठा के मारे, जिसमें मेरे 2 बेटे घायल हुए, जिसका मैंने मेडिकल कराया है और इसकी कंप्लेंट मैंने थाने में की। थाने में भी कोई नॉर्मली तरीके से मेरे से ले ली गई। जिस तरीके से घटना घटी है उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है और वो हमें इस तरीके से उकसा रहे थे कि हम किसी तरह से उन पर आक्रमण कर रहे हैं, जिससे वो SC/ST एक्ट लगा सकें। वो हमेशा यही धमकी देते हैं। ऐसी वारदातें 2-3 बार पहले भी हो चुकी हैं, तो उसमें फिर उन्होंने अपनी गलती मान के कोई कार्रवाई हमारी तरफ से नहीं की गई। मेरा योगी जी से अनुरोध है, कृपया मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा प्रदान की है। हमारे घर से, हमारा व्यवसायी होने के कारण दिन में घर में रहना नहीं होता है। कृपया बच्चियां, घर में बहुएं सब अकेले रहते हैं। कृपया मुझे अपना और अपने परिवार की जान माल का खतरा है, तो मेरा योगी जी से अनुरोध है, कृपया मेरे परिवार की सुरक्षा प्रदान की जाए। शोर शराबा, चीख पुकार सुनकर आखिर लोगों को इकट्ठा होना ही था। लोग तमाशबीन थे, लेकिन समाज के लोग, जिस समाज के हम लोग होते हैं या उस जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोग कहीं ना कहीं हितैषी बनकर आते ज़रूर हैं। उन्होंने जब कारण जानने की कोशिश की तो मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ मिला जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी। शायद बरगद और पीपल की जड़ें भी इतनी गहरी नहीं हो सकती अगर लोकतंत्र में किसी व्यक्ति के ऊपर किन्हीं बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए राजनीतिक या सामाजिक लोगों का हाथ होता है तो वो आज समाज में बहुत मजबूत होता है। इस विषय में उस परिवार की पीड़िता लड़की ने ताज न्यूज़ को बताया। मैं 10वीं केशव कुंज की निवासी हूँ। कल हमारे पड़ोसी चौधरी राजन सिंह, जो कि बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के इंसान हैं और आरएसएस से राजनीतिक संबंध करते हैं, कल वे 60-70 लोगों के साथ हमारे घर में घुसा है और हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश की गई। हमारी गैलरी की दीवार तोड़ी गई और पेड़ काटे गए, सारे हरे भरे पेड़ काट दिए गए, हमें उकसाने की कोशिश करी गई। उसके बाद भी जब हम नहीं उकसे तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू करी और खुद चौधरी राजन सिंह ने पथराव चालू किए। उसमें मेरे 2 भाई घायल हुए और जब भी हम नहीं उकसे तो अपने तमंचे का जोर दिखा के तमंचे पे हाथ रख के हमें डराने की, धमकाने की कोशिश की गई। हमें रोज़ की सी धमकियाँ मिलती हैं। SC/ST एक्ट में हमें फंसाने की साजिश करी जा रही है और हम चाहते हैं कि इसमें योगी गवर्नमेंट सामने आए
और हमारा बचाव करें। हम यहाँ पर 1991 से रह रहे हैं। 2009 में ये राजन चौधरी यहाँ पे आए हैं। इन्होंने अवैध तरीके से अपनी रजिस्ट्री में 4 लाइन बढ़वाई हैं कि हम इस गैलरी में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं और मेरी बहनें घर में शाम के टाइम पे अकेली होती हैं। योगी जी से मेरा अनुरोध है कि हमें सुरक्षा प्रदान करी जाए और इस विषय में हस्तक्षेप की जाए, क्योंकि हमें कहीं से भी कोई भी सहायता नहीं प्राप्त हो रही है। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, दबंग मारता भी है और उसके जो पीड़ित होता है पिटता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। चीखता है, चिल्लाता है, हर दरवाजे पर निगाह दौड़ाता है कि शायद मेरी कोई मदद करेगा, आज तो कानून का चलेगा। आज अभी हमने देश की आज़ादी का जश्न मनाया है, लेकिन वो निराश हो जाता है क्योंकि उसकी कोई सुन नहीं रहा होता है। आखिरकार वो क्या करे? आधुनिक ज़माना है। पीड़िता ने तुरंत ट्वीट किया डीजीपी को कि शायद कोई कार्रवाई हो जाए। वैश्य समाज के बहुत ही कम समय में नाम कमाने वाले, लोगों से अपनी पीठ थपथपाने वाले और लोगों के बीच में वैश्य समाज में काम करने वाले विनय अग्रवाल से जब हमने बात की और उनसे पूछा मामला क्या है, तो उन्होंने क्या बोला, आइए सुनते हैं। विनय जी, क्या मामला है? देखिए, 2 परिवार हैं, केशव कुंज प्रतापनगर जो कि थाना जगदीशपुरा में रहते हैं। एक आगे रहता है, एक पीछे रहता है। एक आगे जो परिवार है वो राजन चौधरी है, तो दबंग टाइप के बताए जाते हैं। वो आरएसएस के पदाधिकारी भी हैं। पीछे जो व्यक्ति रहता है वो मनोज अग्रवाल हैं। वो बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनकी एक गैलरी है जो कि उन्हीं के कागज़ों के अनुसार उन्हीं की गैलरी थी। वो गैलरी में अपने पेड़ पौधे वगैरह और जो भी कुछ निकलते जड़ते हैं, लेकिन उस गली पे कब्जा करने की कोशिश की गई और उस पेड़ पौधे लोगों को उखाड़े गए, लोगों द्वारा वहाँ पर उखाड़े गए। राजन चौधरी के लड़कों के द्वारा उखाड़े गए और मारपीट की गई, ईंटें पत्थर मारे गए। अब क्या उनके पीछे मंशा थी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन लड़ाई दंगा हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगा। यह सब तो ठीक है, लेकिन विनय जी आपने क्या किया? समाज का मामला है, आपके समाज का मामला है। हमने कई बार देखा है, खबरें भी दिखाई हैं। अपने समाज के लिए आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी बिरादरी के कोई व्यक्ति संसद में प्रमुख बन जाते हैं तो आपको बधाई देने भी वहाँ जाते हैं। आपदा में फंसे हुए व्यक्ति के लिए आपने क्या किया? मुझे मालूम पड़ा कि इस तरीके की कार्रवाई हो गई है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं 2 दिन बाद उनके निवास पर पहुंचा और मैंने पूछा क्या हुआ है अभी तक इस केस में। बोले अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि उनकी चोटें थी। मैंने तत्काल रूप से इंस्पेक्टर थाना जगदीशपुरा को फ़ोन मिलाया। मैंने पूछा इसमें क्या कार्रवाई है, तो बोले मैं कोरोना पीड़ित हूँ, अभी मुझे इसमें कुछ नहीं मालूम है, मैं पता करके बताता हूँ। तो उसके 10 मिनट बाद ही चौकी इंचार्ज जो आईओ था उसका फ़ोन आया। उसमें बोला कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कहा कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप? तो बोला नहीं हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कहा तुमने पुरानी तहरीर को हटा कर नई तहरीर ले ली, धाराएं कम कर दी, ये कौन सा तरीका है? आप इसमें असली रिपोर्ट दर्ज कीजिएगा और जो अपराधी है उनको गिरफ्तार कीजिएगा। उसके बाद पता लगा पुलिस वहाँ पहुँची थी। पुलिस ने उनकी पुरानी तहरीर भी ली और उनके घर भी जाकर उनके बच्चों को भी उन्होंने, राजन चौधरी को भी जाकर कहा है कि यदि आप समझौता करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो आप तैयार रहिएगा पुलिस कार्रवाई के लिए। कुल मिलाकर विनय जी अगर देखा जाए तो आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। एक मजबूर व्यक्ति को, झगड़ा पसंद न करने वाले को आखिरकार दबाव में मकान बेचना ही पड़ा। क्या कहेंगे आप? फिर बाद में कुछ हमारे आरएसएस के जो बुजुर्ग लोग हैं, आरएसएस के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों को संपर्क में ये मामला आया। उन लोगों ने सारे लोगों को जब बैठाला, हमें भी हमारे पास भी फ़ोन आया। हम मनोज अग्रवाल को लेके बैठे तो एक डिसीजन हुआ कि या तो मकान आप ले लो या मकान हमें दे दो। तो वहाँ पर एक संभ्रांत लोगों ने बैठ के एक अच्छा डिसीजन कराया। तो मनोज ने भी अपने मकान के पैसे लगाए, राजन ने भी अपने मकान के पैसे लगाए। राजन को मकान के पैसे उनको पसंद आ गए तो राजन ने मकान ले लिया। लास्ट में जाके आपस में समझौता होकर इस तरीके से पटाक्षेप हुआ मामले का। इसका मतलब माना जाए विनय जी कि एक तरह से दबंग ने अपनी दबंगई भी दिखाई और मकान भी जाना पड़ा, मकान भी छोड़ना पड़ा सामने वाले को। नहीं, जब सारे लोग बैठे थे दबंगता उनकी ख़त्म कर दी गई थी। दबंगता कोई चीज़ नहीं थी। वो माफ़ी मांग रहे थे, सब लोगों से माफ़ी मांग रहे थे। मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो, मेरे बच्चों से गलती हो गई, माफ़ कर दो, पैर छू के मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। बड़े सौहार्दपूर्ण में लोगों के बीच में वरिष्ठ हमारे आरएसएस के लोग थे, उन्होंने फैसला कराया, ऐसा कोई बात नहीं थी। ये थे विनय अग्रवाल, वैसे समाज के नेता हैं, सक्रिय रहते हैं। दौड़ भाग इन्होंने की, पुलिस सुन नहीं रही थी, कई जगह इन्होंने फ़ोन किए। हाथ पैर इनके भी और दिमाग भी इनका गहराई तक जाता है, चाहे वो राजनीति की गहराई हो, सामाजिक गहराई हो। उस विषय में कम से कम 2 पक्ष बैठ जरूर गए, लेकिन हुआ वही जो अंत में होता है। यदि किसी व्यक्ति को, वो भी कुल मात्र 48 घंटे में, किसी भी दबाव में मकान बेचना पड़े तो ये दुखद होता है। आज कोई अपना आशियाना बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से बनाता है, ये उसका सपना होता है, और अगर
पत्थर खाने के बाद किसी भी दबाव में और किसी भी सूरत में यदि किसी का मकान बिकता है, ये चिंता का सबब जरूर होता है। अगर हम महाभारत की जड़ में जाएंगे तो वहाँ जुआ था। जुए में अगर पांडव लोग कुछ हारते नहीं, राजपाट नहीं हारते और द्रौपदी को नहीं हारते तो शायद वो महाभारत नहीं होता। हजारों वर्ष बीत गए हैं लेकिन ये कुप्रथा अभी भी जीवित है। हम रोज़ अखबारों में देखते हैं, हमारे ताज न्यूज़ पर भी समाचार आते हैं, यदा कदा इधर उधर जुआ हो रहा होता है। एक जुआ वो होता है जो छोटे स्तर पर हो रहा होता है, एक जुआ ऐसा भी होता है जहां बहुत सारे लोग खेल रहे होते हैं और वहां पर लाखों रुपए बरामद होते हैं। लेकिन पराकाष्ठा तब हो जाती है जब जुआरियों को पकड़ने के पुलिस और पीएसी जाती है, वो उन पर फायरिंग करते हैं। इस पे दो सवालिया निशान उठते हैं। क्या जुआरी बिना किसी व्यवस्था के खेल रहे होते हैं? व्यवस्था का मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं। क्या उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए वाकई में पुलिस आमदा है या तत्पर नज़र आती है? आइए हम जानते हैं कि पूरा वाकया क्या है और सुनते हैं सीओ फतेहाबाद विकास जायसवाल से पूरे मामले की जड़ में क्या है। थाना निबोरा क्षेत्र में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। इस छापेमारी में पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया, वहीं 13 अन्य जुआरी नामजद किए गए जो मौके से फरार हो गए। कुल 22 जुआरियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान जुआरियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। इस पूरे मौके पर पुलिस ने 10 दोपहिया वाहन, एक तमंचा और 76 नगरी को बरामद किया। देखिए, थाना निबोरा क्षेत्र में जुए की सूचना मिली थी। उस मुखबिर की सूचना पर मैंने 3 थाना क्षेत्रों को इन्वॉल्व करके, उनका फोर्स इन्वॉल्व करके उस पर प्रभावी कार्रवाई कराई है, जिससे वहाँ पर जो जुआ खेलने वाले लोग बाहर से आते हैं वो ना आए, और जिस ज़मीन पे भी जुआ हो रहा था उस जमीन भूमि मालिक के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता देखते हुए पीएससी को साथ लेकर सीओ फतेहाबाद विकास जायसवाल ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 9 जुआरियों को मौके से पकड़ा, वहीं 13 भागने में कामयाब रहे, जिन्हें पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। कोरोना के बाद से जहां बीमारी का भय हुआ है, लोगों में डर लगता है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, इसका दुष्प्रभाव एक ये भी देखने को मिल रहा है कि अपराधों में गजब की तेजी आई है। अचानक लोग आते हैं, लोग दूर रहते हैं, आपके साथ आपराधिक घटना करके फरार हो जाते हैं। पुलिस जैसा कि कल्चर है, घटना होने के बाद ही सक्रिय होती है और उसके बाद वो अपनी पूरी प्रक्रिया करती है। बीती रात काठपाल परिवार के 2 बच्चे अपनी दुकान से घर की तरफ लौट रहे थे। आगरा की 3 सबसे महत्वपूर्ण कॉलोनियों में, पॉश कॉलोनियों में शुमार कमला नगर में जैसे ही वो पहुंचे, घर से मात्र 150 मीटर की दूरी पर 3 मोटरसाइकिल सवारों ने उनका रास्ता रोका और उनको गोली मार दी। इस दौरान ध्यान देने की बात यह है कि उनका थैला छीन रहे थे। बात महज करीब 7 बजे के आसपास की बात है। इसको हम पूरी तरह से शाम का समय कह सकते हैं, जब पूरा का पूरा समाज जागृत होता है। उस जागृत समाज के बीच में से किसी का थैला दुकान से लौटते वक्त, यानी उसकी पूंजी, उसकी कमाई, जिसके लिए उसका पूरा परिवार उसकी राह जो देख रहा था, उससे छीन लिया जाता है। सरेआम उसको गोली उससे मार दिया जाता है। थैला तो जाता ही है, उस परिवार का एक लाडला सपूत ललित काठपाल अपनी जान से हाथ धो बैठता है। आपने अखबारों में पढ़ते हैं, लिखा पढ़ा पढ़ते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे प्रकरण पर एसएसपी ने क्या कहा और पूरे मामले में क्या क्या अभी तक हुआ है। कमला नगर के रश्मि नगर में बुधवार की शाम बदमाशों ने लूट के दौरान रिक्शा व्यापारी ललित काठपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात की खबर ने पुलिस के होश उड़ा दिए। एसएसपी खुद फोर्स के साथ तत्काल कमला नगर पहुंच गए। घटना बुधवार शाम 6:45 बजे की है, जब छिली घटिया पर अपनी दुकान बंद करके ललित काठपाल अपने भाई रिंकू के साथ बाइक से वापस लौट रहा था। घर से 150 मीटर पहले 3 बदमाशों ने, जो कि बाइक पे सवार थे, उसको रोकने का प्रयास किया और थैला छीनने की कोशिश की। इस दौरान विरोध करने पर उन्होंने ललित काठपाल को गोली मार दी। ये कि उन्होंने छीना झपटी करने का प्रयास किया, जैसे लूट करना चाह रहे हो, और जब सडनली किसी से आप लूट कर खींचा नहीं करो तो बटना खिलाफत में जाएगा। उसने बस वो यही किया कि क्या हो रहा है, इतने में उसको गोलियां मार दी गई। देखिए, आज ये थाना कमला नगर के रश्मि नगर फेज़ 2 कॉलोनी में ललित नाम के व्यक्ति, जो कि घटिया आजम खान पे जिनकी दुकान है रिक्शे के स्पेयर पार्ट्स का, उनको यहाँ गोली मार दी है, जिनकी इलाज के दौरान जो है हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। टीमें लगा दी गई हैं, सर्विलांस टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी टीम और थाना स्थानीय की टीम
एएसपी हरिपर्वत के नेतृत्व में लगा दी गई हैं। भारत में हमेशा एक राजनीति का महत्व रहा है और ख़ासतौर से भारत में भी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मुद्दा कोई भी हो, राजनीति से अछूता भला कैसे रह सकता है। पिछले चुनावों में बड़े ज़ोर शोर से शमशान और कब्रिस्तान की बात होती थी। अभी कोरोना ख़त्म हुआ है तो जैसे ही देश को पटरी पर शिक्षा और अर्थव्यवस्था को लाने के लिए सरकार ने ये कहा कि हम परीक्षाओं को जल्द से जल्द कराएंगे, जो उनका सुनियोजित या जो पहले से तय कार्यक्रम है उस पर हम उन परीक्षाओं को जी और नीट की परीक्षाओं को कराएंगे। इसके तुरंत बाद दूसरा पक्ष यानी कांग्रेस और दूसरे दल खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, अभी परीक्षार्थियों को समय नहीं मिला है, कोरोना काल चला है। उन्होंने तमाम अपनी बातें, इस दलीलें इस पक्ष में प्रस्तुत कर दी। नतीजा ये हुआ, लखनऊ विधानसभा जहाँ इस प्रदेश की किस्मत लिखने का काम होता है, आज वहाँ पर जोरदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी का यदि कोई भी प्रदर्शन होता है तो चाहे वो नीति से अलग होता हो, उस पर एक निशान लग सकता है, लेकिन उसमें जोश की कमी नहीं होती, उनमें भय नहीं होता। और आज यही हुआ जब विधानसभा के सामने वहाँ पर जोर से डंडे चल रहे थे, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी और सपा के कार्यकर्ता एक बार फिर से जय जयकार कर रहे थे। नीट और जेईई परीक्षा के विरोध में आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। सभा कार्यकर्ता कोरोना के मद्देनजर प्रतियोगिता परीक्षा नहीं कराए जाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से उनकी नोकझोंक हुई। बाद में उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का प्रयोग किया। गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष जेईई और नीट की परीक्षा के सरकार के फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं, जिसका सीधा असर उनके परिवार और घर के बुजुर्गों पर होगा। पूरे प्रदेश से इस बारे में सपा के लोग और दूसरी पार्टियों के दलों ने भी इसमें प्रतिक्रिया देनी शुरू करी है। यहाँ हम आपको बता दें कि कल सोनिया गांधी के साथ भी मुख्यमंत्रियों ने बैठक की थी और उस पर निर्णय लिया गया था कि इसका विरोध किया जाएगा। पहले हम लोग इसमें प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि इस परीक्षा को टालें और अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लेंगे। आइए सुनते हैं कि इस बारे में सपा नेता क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से आज हमारे युवा के अध्यक्षों को लखनऊ में बेरहमी से योगी सरकार में योगी के इशारे पर पुलिस ने लाठीचार्ज लहूलुहान करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इसकी घोर शब्दों में निंदा करता है और मांग करता है कि जो हमारे युवा छात्र नेता, जो यूथ के नेता नीट और जेईई की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे, जो जनहित में थी, क्योंकि कोई भी परीक्षा किसी की जान से ऊपर नहीं हो सकती। नीट में और जेईई में लाखों बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे। अगर जो इनकी व्यवस्था इतनी अच्छी है तो इनके मंत्री विधायक प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों इलाज करा रहे हैं? अगर जो कोई घटना हुई कोरोना जैसी महामारी में, इतने लाख लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। कोरोना का कितना ही फैलने का खतरा है। जिस तरीके से लखनऊ में आज इस रोगी सरकार की पुलिस ने समाजवादी पार्टी के लोगों पर जिस तरीके से जो लाठीचार्ज किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस कोरोना काल में, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि आप 2 गज की दूरी को मेंटेन करें, और ऐसे समय में अगर आप एग्ज़ाम कराएंगे, परीक्षा कराएंगे, तो ये जो बच्चे हैं, ये जो छात्र हैं, ये देश का भविष्य हैं और आप देश के भविष्य को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम सरकार और प्रशासन की मांग करते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई ना की जाए। आज के व्यूज़ एट 10 में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपको इसमें सुधार की गुंजाइश कहाँ नज़र आती है? कार्य कितना भी ढंग से किया जाए, कितने भी मनोयोग से किया जाए, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लेकिन यदि आप हमें मेल लिखेंगे, जो नीचे एक एड्रेस दिया हुआ है, एक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। आप हमारी बुराई करें, सराहना करें, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया देख कर निश्चित रूप से ताज न्यूज़ की टीम उत्साहित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।